नमस्कार मित्रों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल विषय का अंतिम अध्याय। अध्याय संख्या 8 नाम है भारत जलवायु वनस्पति और वन्य प्राणी, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये कक्षा 6 भूगोल की जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय है। पुस्तक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, हाँ कौन सी पुस्तक अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, और उस पुस्तक के अंदर टोटल 8 चैप्टर है। ये हमारी कक्षा 6 भूगोल सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास भाग 2। ठीक है, तो ये अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने जो हमारे 7 चैप्टर थे, टोटल 8 चैप्टर है। 7 चैप्टर को अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया। जहां तक अपना प्रयास रहा, हमने क्या किया, एक क्लास में यानी कि एक वन शॉट के अंदर ही अपने को उस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश की। बट कुछ चैप्टर ऐसे थे, जैसे फर्स्ट चैप्टर को देख लो, उसमें 2 क्लासें अपन ने रिकॉर्ड की, और 1-2 चैप्टर और थे जिसमें अपन ने 2 से 3 क्लासें ली थी। शायद अक्षांश देशांतर वाले में ली थी या कौन से में, मुझे भी याद नहीं है अभी। बट अपन ने कोशिश पूरी की थी इसके अंदर से एक एक चीज को गहनता से समझने की, गहनता से जानने की कोशिश की। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है इस बुक से ऐसा कोई तथ्य नहीं छूटा होगा जो अपन ने यहाँ डिस्कस नहीं किया हो, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने इसका प्रयास किया है। ठीक है, और रही बात इसके अंदर से तो अपन ने पढ़ा ही था, इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा भी अपन ने जानने का प्रयास किया था। इसके लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, इसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा भी आपको दिया है। और एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि 10-5% दे दिया, 50% से अतिरिक्त दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने प्रयास किया था। ठीक है, तो ये अपना अंतिम चैप्टर है। कोशिश यही रहेगी कि इस अंतिम चैप्टर में भी अंतिम चैप्टर में भी अपन क्या करें, थोड़ा बढ़िया से बेहतरीन तरीके से भारत की जलवायु वनस्पति और उसके अंदर निवास करने वाले जो वन्य प्राणी है, जंगली जीव है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। चैप्टर का नाम है, अभी अपन ने देखा, भारत की जलवायु। ठीक है, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है भाई, अब अपन शुरू करते हैं। सपोज देन, आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं मैं। छोटा सा प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। अरे वाह सर, शुरू में क्लास स्टार्ट करते ही घुमाने की प्लानिंग कर रहे हो, वाह, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो सुनो, अभी इमेजिन करना है आपको कि हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्हें कल घुमाने लेके जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपको जम्मू कश्मीर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर। तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? सीधे बात आएगी, यार सर्दी पड़ रही होगी वहां पे, मुझे गर्म कपड़े लेने चाहिए, गर्म खाना भी लेना चाहिए। ठीक है, कंबल वगैरह लेके फिर चलूंगा मैं। आपके मन में ये चीज आई। अगर मैंने फिर बाद में आपसे कहा भाई जम्मू कश्मीर जाने का प्लान अपन ने कर दिया कैंसिल, अपन चलेंगे जैसलमेर चलेंगे, तब आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? यार वहां गर्मी पड़ती है तो मुझे गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े यानी कि कॉटन वाले जो बारीक कपड़े होते हैं ना, वो लेने चाहिए। ठीक है, कोई ठंडा पदार्थ लेना चाहिए खाने के लिए, और पानी चाहिए मेरे को, भाई प्यास लगेगी तो वहां पानी नहीं मिलता। तो आपको मैंने स्थान के बारे में नाम लिया और आपने जस्ट उसके बारे में इमेजिन करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको मैंने जैसे जम्मू कश्मीर का नाम लिया, आपके मन में क्या ख्याल आया कि वहां पे ठंड गिरती है। जैसलमेर का नाम लिया, आपको क्या लगा? गर्मी पड़ती है वहां पे। तो यही चीज क्या है, अपने आपको भारत के क्लाइमेट के बारे में पता है, जलवायु के बारे में पता है, तभी तो आपने ये चीजें सोच ली। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको जापान लेके जाऊंगा, अब आपने जापान के बारे में कभी सुना ही नहीं, भाई वहां की जलवायु कैसी है, कैसा वहां का वातावरण है, कैसा वहां का एनवायरमेंट है। अब आप गर्म कपड़े ले जाओगे, ठंडे कपड़े ले जाओगे, ये खुद आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अपन क्लाइमेट के बारे में कब सोचते हैं? जब अपने को उस जगह के बारे में पता होता है। ठीक है, तो वही अपन इस कक्षा में चर्चा करेंगे भाई, जलवायु। अब अपने भारत देश की बात कर लो, वही अपने जम्मू कश्मीर है, वो भी अपने भारत का हिस्सा है। ठीक है, और जैसलमेर है, वो भी अपने भारत का हिस्सा है। मगर एक ही देश में दोनों स्थान स्थित हैं, मगर दोनों की जलवायु क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है ना। तो यही चीज अपन थोड़ी बहुत इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपन इस कक्षा को शुरू करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक वर्ड और लिखता हूं जो आप अक्सर सुनते रहते हो। ठीक है, एक आता है मौसम। क्या आता है? मौसम। ठीक है, मौसम। और एक मैंने लिखा जलवायु।
एक तो लिखा वेदर, दूसरा लिखा क्लाइमेट, मौसम जलवायु। अब मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? आप जैसे आज सर्दी पड़ रही है, भयंकर तरीके से ठंड पड़ रही है भाई साहब, आपने क्या कहा, ठंडा मौसम है भाई साहब, आज तो ठंडा मौसम। 2 दिन बाद, सपोज देन 2 दिन बाद गर्मी पड़ रही, भयंकर गर्मी पड़ रही, आप क्या करोगे? हाय गर्मी है, ये करोगे ना। अब आपने ये थोड़ी ना कहा कि ठंडी जलवायु चल रही है, 2 दिन बाद जब गर्मी पड़ी, आप ये थोड़ी ना कहोगे कि यार आज तो गर्म जलवायु है। आप क्या कहोगे? यार आज मौसम बड़ा गर्म है ना। तो वही है कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क है। अब देखने में दोनों वर्ड सेम लगते थे, दोनों बातें तो वही हो रही है। अभी अपन ने कहा कि जैसलमेर में गर्म जो हवाएं चलती है या वहां का मौसम जो है वो गर्म है, तो अपन ने कहा कि वहां की जलवायु क्या है, गर्म है। जम्मू कश्मीर की बात की अपन ने, तो अपन ने कहा कि वहां की जलवायु क्या है, ठंडी है। तो वो जलवायु अपन ने कहा क्यों, वहां भी अपन मौसम बोल सकते थे। तो बस यही अंतर अपन जानेंगे, ठीक है। मौसम क्या होता है, मौसम के बारे में सुनना। मार्कर दूसरा ले लेते, ये नया है, बारीक चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, मौसम के बारे में सुनना। मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जो अपना वायुमंडल है, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन में, ठीक है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन में होने वाला परिवर्तन, दिन प्रति दिन में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, ये क्या है, अपना मौसम कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में आज सर्दी है, कल गर्मी होगी, परसों बरसात हो रही है, ये सभी क्या है, मौसम के अंदर आते हैं। क्योंकि उनमें जो एक अपन कह सकते हैं ये एक विशिष्ट घटक है, ठीक है, विशिष्ट प्राकृतिक घटना है, जिसमें क्या होता है, ये क्षणिक होती है। अपन ये कह सकते हैं कि ये क्षणिक होती है। आज मौसम कैसा है, आज तो जैसे ठंडा है, कल गर्म हो गया, परसों के रोज बरसात होने लगी, उसके बाद फिर ठंडा हो गया। तो ये क्या हुआ, जो अपना वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में क्या हो रहा है, क्षणिक परिवर्तन हो रहा है, तुरंत प्रभाव से जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन ने क्या कहा, मौसम कहा। और जलवायु क्या होती है, जलवायु के बारे में समझना। जलवायु में होता है कि भाई किसी स्थान के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसके अंदर कई वर्षों के अंदर जब मौसम के अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, कई वर्षों के अंदर, कई वर्षों की अवधि में मौसम की माप, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं परिभाषा, समझना अब इसको। जैसे अगर अपना जैसलमेर था, एक दिन में तो गर्मी पड़ने से रही वहां पे, कभी धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हुआ होगा, ठीक है, बढ़ता गया, एक लंबी अवधि तक वो धीरे धीरे गर्म रहता गया। इसलिए अपन ने कहा कि वहां की जलवायु क्या है, गर्म है, ठीक है। क्या कहा अपन ने, लगभग वो अवधि कितने वर्ष की होती है, लगभग 30 वर्ष। कितने वर्ष, 30 वर्ष। किसी स्थान की मौसम अगर 30 वर्षों या उससे अधिक समय तक एक जैसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब यहाँ पे क्या होगा कि आज सर्दी गिरने लगी, थोड़ी थोड़ी सर्दी गिर रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है, गर्मी का माहौल खत्म होने लगा है और सर्दी बढ़ने लग गई, ठीक है, और 30 वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों तक यहाँ पे सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी, यहाँ की जलवायु शीत जलवायु के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मौसम और जलवायु में। वो गाना सुना होगा आपने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ठीक है। तो मौसम क्या है, बदलता रहता है, ठीक है। जो अपनी ऋतुएं होती है, अपनी जो ऋतुएं होती है वो किसके अंदर आती है, वो आती है मौसम के अंदर। जैसे अपन उनकी बात करें तो जैसे दिसंबर से फरवरी तक अपनी सर्दी आती है, ठीक, कौन सी आती है, सर्दी। मार्च, ठीक, मार्च से मई तक गर्मी चलती है,
मई तक गर्मी चलती है, ठीक, और जून से सितंबर तक मानसून यानी कि वर्षा जिसे अपन कहें, ठीक है, वर्षा ऋतु जून में प्रारंभ हो जाती है ना। और अपन आगे कहें अक्टूबर से, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर अपनी शरद ऋतु यानी कि धीरे धीरे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिवाली के बाद में अपन क्या है, धीरे धीरे सर्दी पड़ने लग जाती है, अपन अपने स्वेटर वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अपने चार मौसम, जैसे दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम चलता है, मार्च से मई तक गर्मी का मौसम चलता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने अपने बरसात का मौसम चलता है जिसमें मानसून आता है, ठीक है, आता है। अक्टूबर नवंबर के अंदर शरद ऋतु लौटते मानसून के साथ जब ये बरसात होती है उस टाइम पे तो धीरे धीरे सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से। अब अपन इनको जलवायु थोड़ी ना बोलते, बस सर्दी की जलवायु आ गई, गर्मी की जलवायु आ गई, बरसात की जलवायु आ गई, अपन इनको क्या बोलते हैं, मौसम। सर्दी का मौसम आ गया भाई, कंबल वगैरह निकाल लो, गर्मी का मौसम आ गया भाई, कूलर निकाल लो, एसी निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या है, बरसात का मौसम आ गया भाई, अपनी छतरी निकाल लो, ठीक है। तो ये अपने क्या है, मौसम है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस था मौसम और जलवायु के अंदर। जलवायु क्या होती है, एक लंबी अवधि तक रहती है, और मौसम क्या होता है, क्षणिक होता है। आज अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग होगा, ठीक है। इनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होता, अलग अलग बिल्कुल। मगर जो जलवायु होती है वो क्या होती है, एक लंबी अवधि तक होती है। लंबी अवधि से तात्पर्य लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक भी चली जाती है, ठीक है। जैसे कोई समय था, जब आप थोड़ा भौगोलिक इतिहास पढ़ते हो ना, भूगोल के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हो, तो जो अपना जैसलमेर वाला जो एरिया है वहां किसी समय टेथिस सागर के अवशेष थे, यानी कि कोई समय में वहां पे टेथिस सागर था, ठीक है। मगर आज क्या है, रेगिस्तान है। तो ये भी क्या है, एक क्षणिक स्थिति, एक लंबी अवधि है, क्षणिक स्थिति तो नहीं है, ठीक है। क्षणिक में तो मौसम आते हैं। ये अपन ने बात कर ली किसकी, मौसम और जलवायु के बारे में। अब जैसे सर्दी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु में क्या होता है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है, नमी होती है हवा में थोड़ी सी, जिससे अपने को थोड़ा कपकपी सी लगती है। अब जैसे मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है, जिसमें गर्म पवनें चलती है, ठीक है। उसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल लू, जिसे अपन कहते हैं गर्म पवनें जो चलती है ना, उनको लू बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जून से सितंबर तक मानसून आता है, जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से जो नमी के साथ, जलवाष्प के साथ जो पवनें उठती है वो आती है, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने जो पर्वत है भारत के अंदर, जैसे हिमालय हो गया, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ठीक है। और इधर अपन उत्तर पूर्व की तरफ जाएं तो उधर गारो, खासी, जयंतिया, इनकी पहाड़ियां हो गई। तो यहाँ पे जब ये पवनें टकराती हैं, टकराने के साथ ये क्या करती है, बरसात करती है, ठीक। अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौटता हुआ वापस आता है, तो कुछ अपने साथ जो जलवाष्प रहती है, तो आते टाइम जब ये टकराते हैं तो ये जो अपना तटीय क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट वाला जो एरिया है, तो जब इन घाट से टकराते हैं, टकराते ही क्या करते हैं, बरसात करते हैं। और उस टाइम पे ये बरसात करते हैं जो अपने तटीय क्षेत्र है, मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, ये अपनी जो जलवाष्प शेष उससे बरसात करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बेसिक सी थोड़ी आपको बातें बता दी। आगे बढ़ते अपन, नेक्स्ट अपन एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे। जैसे अपन ने जलवायु पे चर्चा कर ली अभी, ठीक है। जलवायु के साथ साथ अपन ने मौसम को भी पढ़ लिया, हाँ मौसम क्या है, ठीक है, किस प्रकार से होता है मौसम में, ऋतु मौसमियां आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वनस्पति को, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, अपन वन्य प्राणी को, ठीक है। करते हैं आगे, आगे चलते हैं भाई। अगला अपना चलेगा क्या, तो सर अगला चलेगा अपना वनस्पति, वेजिटेशन। अब इसमें क्या होता है, अब आप जाओगे कहीं भी जाओ घूमने, जैसे आप जैसलमेर गए तो आप वहां देखोगे कि कांटेदार अपने झाड़ियां, पेड़ पौधे वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कश्मीर की तरफ जाओगे तो आपको शंकुनुमा जो आकृति के है पेड़ वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इनका कारण क्या है भाई, आप जब इन चीजों को देखते हो, आप जाते हो सेल्फी लेके चले आते हो। अभी कभी मन में प्रश्न आया होगा या नहीं आया, अब से पहले उसको छोड़ दो। आज के बाद जब आप कभी जाओ
फिर देखना, आप जब रेगिस्तानी एरिया में जाओगे, रेतीली भूमि में जाओगे, तो वहां क्या होता है, जहां पानी की मात्रा, पानी की जो सोर्सेज है, पानी के जो स्रोत है वो कम मिले, वहां पे जाके आप जब उनके पेड़ पौधों को देखोगे, वहां की वनस्पति को देखोगे, तो आप वहां देखोगे कि उनमें कांटे ज्यादा है, पत्ते कम है। उसका कारण अभी अपन जानेंगे। ठीक है, पहले अपन जानते हैं वनस्पति किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो वनस्पति सुनना, किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाई जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास को वहां की क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। लिखता हूं मैं यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा वनस्पति की, किसी भौगोलिक प्रवेश लिख लो या परिवेश लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। प्रवेश या परिवेश दोनों लिखता हूं मैं। परिवेश में पाए जाने वाली पाए जाने वाले पेड़ पौधे। ठीक है, जाने वाले नहीं, जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि को वहां क्या कहते हैं, पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां व घास को, झाड़ियां व घास को क्या कहते हैं, वनस्पति। ठीक है, घास को वहां की वनस्पति कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, वनस्पति कैसे कहते हैं। जलवायु अपन ने देख लिया। ठीक है, एक लंबी, किसी स्थान पर एक लंबी अवधि में मौसम की जो औसत दशा है उसके बारे में जानकारी लेना, या उसके बारे में, या उसको अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार से जलवायु कहते हैं। ठीक, किसी भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां एवं घास को वहां की क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जैसलमेर में गए, कहाँ गए, जैसलमेर। ठीक, यहाँ गए, यहाँ की वनस्पति आपको अलग मिलेगी। जब आप लद्दाख साइड जाओगे, कहाँ जाओगे, लद्दाख साइड जाओगे, आपको क्या मिलेगा, वहां की वनस्पति आपको अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, वनस्पति। अब अपन ये कह सकते हैं ना, अब इससे रिलेट करना परिभाषा को, ऐसे किसी भौगोलिक परिवेश में, ये अलग परिवेश है, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास, उसको ही क्या कहेंगे, वनस्पति। यानी कि जैसलमेर की वनस्पति क्या हो गई, सर अलग हो गई। लद्दाख की वनस्पति क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक परिवेश अलग है, क्योंकि ये गर्म स्थान, ये ठंडा है। तो भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जो परिवेश है, जो भौगोलिक जो वातावरण है, ठीक है, वो भी क्या हो गए, दोनों को अलग अलग हो गए, तो दोनों की वनस्पति भी क्या होगी, डिफरेंस होगी। हाँ सर, होगी डिफरेंस। तो वही अपन बात करेंगे वनस्पति के अंदर। ठीक, जैसे अब अपन बात करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि जब आप गर्म इलाकों में जाते हो तो वहां क्या होता है, गर्म क्षेत्र में गए आप तो वहां क्या होगा, पानी की क्या होती है, कमी होती है, पानी की कमी होती है। इसके कारण जो पत्तियां होती है, जैसे ये एक वृक्ष है जिसकी ये क्या है, एक पत्ती है। ठीक है, क्या है, ये पत्ती है। अगर इसको अच्छे से पानी मिला तो ये क्या होगी, समझना, अगर इसको अच्छे से पोषण मिला, पानी मिला, तो ये पत्ती क्या होगी, फैलेगी, यानी कि बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी होगी। अगर इसको, ये तो पानी मिलने की दशा है, यानी कि जहां पे पानी विद्यमान होता है जिन क्षेत्रों में, वहां पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे खिले रूप में होते हैं, अर्थात उनके पत्ते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। बट अगर इसको पानी नहीं मिला, इस पत्ती को, तो ये पत्ती क्या होगी, सिकुड़ के एक कांटे के रूप में हो जाएगी। किस रूप में हो जाएगी, एक कांटे के रूप में हो जाएगी। इसका कारण यही है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां पे कटीले पेड़ पौधे, झाड़ियां ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और कांटे के रूप में आ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो अपनी जलवायु है, ठीक है, जलवायु के बारे में थोड़ी सी बात और बताता हूं आपको। जलवायु मुख्य रूप से किसी भी स्थान की स्थिति, ऊंचाई,
स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, उच्चावच आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, उच्चावच आदि पे क्या करती है, निर्भर करता है ये अपनी जलवायु। भाई स्थिति कहाँ कैसी है, जैसे अपना जो है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, वहां की स्थिति अलग है, जैसलमेर वाले इलाके की स्थिति अलग है, बीकानेर के इलाके की स्थिति अलग है। अब जैसे जैसलमेर बीकानेर है, राजस्थान के 2 जिले हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, वहीं अपने जो कश्मीर जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहां पे जो द्रास और कारगिल है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है। ठीक, वहीं अपन बात करें सबसे ज्यादा सूखा अपने भारत में कहाँ गिरता है, जैसलमेर बीकानेर में। और सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, मेघालय के अंदर मोनसिन नामक स्थान पे विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो ये स्थान क्या है, भारत में ही है, बस जगह का फर्क हो गया। एक जगह सबसे ज्यादा बरसात हो रही है, दूसरी जगह सबसे कम हो रही है। एक जगह सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है, दूसरी जगह सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये किसका प्रभाव है, तो ये है जलवायु का प्रभाव। ठीक है, इन बातों को जानने के बाद अब मन में प्रश्न उठता है कि भारत की जलवायु कैसी है। प्रश्न उठता है ना, भारत की जलवायु कैसी है। तो अपन भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो अपने भारत की जलवायु है भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, अब वनस्पति में सुनना, वनस्पति में क्या होता है कि जो चीजें मानव के बिना हस्तक्षेप के द्वारा पैदा हो जाएं, जो चीजें मतलब कोई पेड़ हो गया, पौधे हो गए, घास हो गई या कोई झाड़ियां हो गई, मानव के बिना हस्तक्षेप के अगर वो विकसित होती है या उत्पन्न होती है या पनपती है तो उसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जैसे विश्व का सबसे बड़ा जंगल है अमेजन का जंगल। ठीक है, वो कोई व्यक्ति थोड़ी ना लगाने गया था, वो क्या है, प्रकृति की देन है, वो प्रकृति के द्वारा उत्पादित की गई है, उसमें मानव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मानव ने अगर उसको लगाया, जैसे अपन खेती वगैरह करते हैं, तो वो वनस्पति में नहीं आएगा, वो फसल में आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, वनस्पति चीज अलग है और फसल अलग है। अपन बोते हैं वो अपन अपने उपयोग के लिए बोते हैं, जैसे गेहूं बोया अपन ने, बाजरा बोया, ठीक, वो क्या है, फसल के अंदर आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब भारत के अंदर जब वर्षा होती है अधिकांश, अब इसको अपन ने क्यों कहा कि भाई उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु अपन ने इसको इसलिए कहा कि भारत के अंदर अधिकांश जो कृषि कार्य होता है वो किस पे निर्भर करता है, मानसून पे निर्भर करता है। अगर फसल अच्छी हो रही है, अधिक हो रही है, ठीक है, उत्पादकता अपने पास अच्छी प्राप्त हो रही है, तो अपन क्या कहेंगे, भाई इस साल बारिश अच्छी हुई थी तो अपनी फसल भी क्या हो गई, अच्छी हो गई। एक चीज और बताऊं आपको, सर्दियों के अंदर जब बरसात होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं कि हाँ यार अब यार मावठ अच्छी हुई तो फसल सर्दी वाली अच्छी हो गई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपन ने थोड़ी बेसिक बेसिक बातें कर ली कि जलवायु क्लाइमेट के बारे में और अपने वेजिटेशन के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं वन्य प्राणी के बारे में। वन्य प्राणी के बारे में पढ़ने से पहले अपन एक चीज जानते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक टॉपिक आता है आपकी इस बुक में भी है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सपोज देन, सबसे पहले जब मानव का विकास हुआ था तो मानव कहाँ रहता था, किसकी शरण में था, कि सर प्रकृति की शरण में था। जब आप कक्षा 12 की भूगोल पढ़ते हो तब भी उसमें आता है पर्यावरण निश्चयवाद की स्थिति, जिसमें प्रकृति सर्वोपरि थी। उसने मानव को पोषित किया है, मानव को वो सभी चीजें प्रदान की है जो उसके पोषण में, उसके विकास में सहायक हो। तो इसके लिए किसने अपना योगदान दिया, किसने अपनी भूमिका अदा की, तो सर प्रकृति ने अदा की। अब प्रकृति की जो देन है, प्रकृति का श्रृंगार है, वो क्या है, वन है। ठीक है, तो वन हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाते हैं कि जो अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अपन अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किस पर निर्भर करते हैं, क्या किसके द्वारा पूर्ति करते हैं उनकी, तो अपन वनों के द्वारा उन चीजों की पूर्ति करते हैं। जैसे अपने को फल चाहिए तो किससे प्राप्त होगी, वनों से। अपने को कोई औषधि चाहिए, किससे प्राप्त होगी, वनों से प्राप्त होगी। मगर आजकल मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी प्राणी हो गया है कि वो अपने थोड़े से लालच के अंदर, थोड़े से स्वार्थ को सिद्ध करने के चक्कर में वनों का दोहन कर रहा है या उनको काट रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर चलता रहा तो प्रकृति पे एक विपदा आएगी, एक संकट आएगा जिसमें मानव भी प्रभावित होगा। ठीक है भाई, अंत में होगा पर होगा जरूर प्रभावित, उसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो मानव पे भी पड़ेगा, अन्य प्राणियों के साथ साथ। अब जो ये वन है, वो जो हमारे जीव है, जीव
जंगली जीव है उनकी क्या है, आवास है, प्राकृतिक आवास है जिसे अपन कहें, ठीक है। तो आजकल पेड़ों की कटाई चल रही है अंधाधुंध तरीके से, तो एक इसको रोकना चाहिए, थोड़ा सा सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वो दे भी रही है सरकार, पर सरकार भी कई बार ऐसे ऐसे निर्णय ले लेती है जिसको कल्पना से परे है। जैसे हैदराबाद में हुआ था, जंगल को काटकर 400 हेक्टेयर एरिया को काट के बिल्कुल बंजर कर दिया उसको। अपने अरावली को लेकर भी एक सरकार ने निर्णय दिया था कुछ दिन पहले, वो अब उन्होंने वापस ले लिया। इसके लिए मैं भी सरकार का आभारी हूँ। बट अपने वन्य जीवों की रक्षा अपने को करनी चाहिए। जैसे लोग शिकार करते हैं उनका, फिर उनसे जो प्राप्त खाल, मांस, सींग वगैरह, दांत होते हैं उनके, उनको ऊंची कीमत पर बेचते हैं, ठीक है। महंगे बिकते भी है, इसलिए उनका शिकार भी करते हैं, तो उनको बेचते भी है। तो अपने को इन चीजों पे भी थोड़ा रोकथाम का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान देने योग्य अपनी बातें हैं। आदि अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि आदि हाँ अपने को किन किन चीजों पे ज्यादा गौर करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी कार्यों के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे वन्य जीवों की संरक्षित करना चाहिए, उनके जो निवास है उनको संरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, भारत के अंदर अक्टूबर जो माह आता है, ठीक है, उसके प्रथम सप्ताह को अपन क्या कहते हैं, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उसमें अपन करते हैं, जैसे मार्च वगैरह निकाले, पेड़ पौधे लगा रहे, उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में अपन मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके और उनके जो निवास स्थान है, जंगल है, उनको भी क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में अपन क्या बनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह के रूप में उसको मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों का जीवन और उनके घर या उनका निवास स्थान संरक्षित हो सके, ठीक है। ये तो पढ़ने कर ली थोड़ी सी के ये चीजें। अब ये मत समझना कि ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लिखने में जोर आ रहा है, ये चीजें आपकी बुक में है, ठीक है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, वन्य जीव वन्य प्राणी के बारे में ये चीज आपकी बुक में है, ठीक। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा मौखिक बोल दिया, क्योंकि ये चीजें लिखने की नहीं है, ये आपको बताने की होती है, ठीक। कुछ चीजें आपको लिखवाने की है जो वन्य प्राणी में है, वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा भी, ठीक है। वो भी चिंता मत करना आप, ये जो बताने की थी मौखिक रूप से वो मैंने आपको बता दी, जो कि आपकी बुक से है। लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, फिर वो इतनी चीजें ऐसे है नहीं भी उनको लिखना जरूरी हो जाता है, बस आपको एक थोड़ी सी समझ होनी चाहिए उस विषय को लेकर। अब अपन वन्य प्राणी की बात करते हैं, ठीक है। जो जंगल होते, वन होते, वन्य प्राणियों का निवास होता है, यहाँ पे अनेक प्रजातियां निवास करती हैं, ठीक है। लाखों हजारों की संख्या में, लाखों हजारों की संख्या में यहाँ क्या करती है, प्राणी जो प्रजातियां हैं वो निवास करती है। यहाँ पे सरीसृप, ठीक है, सरीसृप देख लो, उभयचर देख लो, उभयचर देख लो, ठीक है, स्तनधारी देख लो, स्तनधारी देख लो, स्तनधारी, ठीक। कृमि देख लो, कीट देख लो, कृमि, कीट आदि की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे सरीसृप में आ गया अपना सांप आ गया, छिपकली आ गई, छिपकली आ गई, छिपकली के बाद में आता है मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ आ गया, कछुआ आ गया, आदि आ गया, कछुआ आ गया। उभयचर में जैसे अपना मेंढक, सबसे इंपोर्टेंट तो मेंढक ही है, ठीक है। एक टोड भी आता है, वो भी आपको। स्तनधारी में जैसे मानव हो गया, ठीक है, मनुष्य बोल दो, बिल्ली बोल दो, गाय बोल दो, आदि इसमें आ जाते हैं, ठीक है। चूहा भी आता है इसके अंदर। कीट के अंदर जैसे अपनी चींटी आ गई, चींटी, मच्छर, मक्खी, ठीक है, ये आते हैं इसमें। तो ऐसी बहुत सारी लाखों करोड़ों की संख्या में प्रजाति अपने निवास करती है, ठीक है। अपने मुख्य रूप से अपने भारत के अंदर जो सांप की प्रजातियां मिलती है वो दो प्रजातियां मिलती है, एक मिलती है कोबरा, ठीक है, एक मिलती है करेत। ये दो प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है अपने भारत के अंदर, कोबरा व करेत, ठीक है। अपना जो जंगली पशु है, जंगली पशु नहीं सॉरी, राष्ट्रीय जो पशु है वो है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता भी होगा। अपने
बाहर से भी क्या लाए जाते हैं, और कुछ विशेष स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पे विशेष प्रकार के जंगली जीव मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुजरात के जो गिर वन है, क्या है, गिर वन, कहाँ पे है ये है गुजरात के अंदर। यहाँ क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पाए जाते हैं एशियाई शेर, एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, अपने असम के जंगलों में, कहाँ पे, असम के जंगलों में, असम के जंगलों में आपको मिल जाएगा हाथी। ठीक है, हाथी और एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, आपको एक सींग वाला गेंडा आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाथी क्या हो रहा है, हाथी अपने को केरल और कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, केरल व कर्नाटक में भी आपको क्या मिलता है, हाथी देखने को मिलता है, केरल व कर्नाटक में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल कर्नाटक में क्या देखने को मिलता है अपने को, हाथी। हाथी और कहाँ देखने को मिलता है आपको, असम के जंगलों में। ठीक है, केरल कर्नाटक में आपको हाथी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो हिमालयी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र में आपको जंगली बकरी, जंगली बकरी, भालू, हिम तेंदुआ आदि देखने को मिलते हैं, हिम तेंदुआ ये भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपने भारत के अंदर तो बहुत सारे ऐसे जीव जो आपको सर्वत्र लगभग सभी जगह मिल जाएंगे, जैसे चीतल हो गया। ठीक है, चीतल हो गया, नीलगाय हो गई। ठीक है, नीलगाय, चीतल हो गया आदि आपको क्या है, सर्वत्र लगभग सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। ये तो अपन ने किनकी बात कर ली, जो अपने पशु है, यानी कि पशु है, इनकी बात कर ली। कि हाँ, कुछ ऐसे विशिष्ट स्थान भी है जहाँ पे विशेष प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे गुजरात के गिर वन है, वहां पे एशियाई शेर मिलते हैं आपको देखने को। असम के जंगलों में हाथी, एक सींग वाला गेंडा देखने को मिल जाएगा। केरल कर्नाटक में आपको हाथी देखने को मिल जाएगा। हिमालय क्षेत्र में आपको जंगली बकरी, भालू, हिम तेंदुआ देखने को मिल जाएगा। और चीतल, नीलगाय इत्यादि क्या है, आपको लगभग सभी जगह आपको भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आगे अपन बात करें, ये तो अपन ने पशुओं की बात की। ठीक है, पशुओं की बात कर ली, पक्षियों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब इन सबके संरक्षण के लिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जैसे हाथी दांत हो गया, खाल हो गई शेर की, ठीक, इनको क्या करते हैं, मारते हैं और इनसे जो प्राप्त चीजें होती है उनको महंगे दामों में बेचते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा परियोजना चलाई गई है। जैसे बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना चलाई गई है। हाथी के संरक्षण के लिए क्या, हस्ती परियोजना चलाई गई है। ठीक है, हस्ती परियोजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। ऐसे इन वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग नई नई परियोजनाएं चलाई जा रही है, ताकि इनको संरक्षित किया जा सके, इनको बचाया जा सके। ठीक है, अब जैसे अपना राष्ट्रीय जो पक्षी है वो क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे लिखूं मैं, वो क्या है, मोर है। और ये क्या है अपना बाघ, और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही होगा यार, बचपन में बहुत पढ़ा है। ठीक है, अपने भारत के अंदर आपको जैसे तोता हो गया, बुलबुल हो गई, कबूतर हो गया, मैना हो गई, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इन पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, सरकार द्वारा बहुत सारे अभ्यारण्य वगैरह, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना दिए गए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कुछ उदाहरण, जैसे अपने भारत के अंदर लगभग जो कुछ प्रजाति बता रहा हूँ आपको, आपने देखी होगी, तोता, बुलबुल, ठीक है, बुलबुल, कबूतर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रजाति आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया पक्षी की। अब सरकार के द्वारा बहुत सारे अभ्यारण्य बना दिए गए ताकि इन पक्षियों को बचाया जा सके। ठीक है, जैसे अपना सीता माता अभ्यारण्य है, वहां पे भी पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, ये उनको एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आवास प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये अभ्यारण्य वगैरह बना करके। ठीक है, जैसे केवला
देव कहाँ पे है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है पूरा नाम उसका, ठीक है। और एक लिखो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा में। एक है पेरियार, ठीक है, पेरियार शायद कर्नाटक में, मेरे हिसाब से पेरियार कर्नाटक में हो गया, ठीक है। और एक आता है वेदांग गंथल, क्या आता है? वेदांग, वेदांग थंगल, नल सरोवर, लाख बहोती, ठीक है। पेरियार केरल में हो गया ये केरल में हो गया। और इसके बाद में आता है केरल, और एक लिखो आप वेदांग गंथल, तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसे कुछ अपने राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे अपने भारत के, लगभग अपने भारत के अंदर ही अपन बात करें भारत की, तो लगभग 72 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं पक्षियों को संरक्षित रखने के लिए, उनको प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए, ठीक है। ये मैंने कुछ बता दिया, जैसे केवलादेव अपने राजस्थान में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, पेरियार केरल में है, वेदांगंथन अपने तमिलनाडु में है, ठीक है। एक आता है जैसे नल सरोवर गुजरात के अंदर आ जाता है। तो ऐसे और भी है बहुत सारे, पर अपन ने कुछ की बातें कर ली कि हाँ इस प्रकार से कुछ अपने भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने इनकी बात कर ली वन्य प्राणियों की, वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। अब थोड़ी सी अलग से थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। थोड़ी सी चर्चा क्या करते हैं, एक अपने आते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है। प्रवासी, प्रवास का मतलब आप जानते हो, किसी अन्य स्थान से आना, ठीक है, किसी दूसरे स्थान से अपने यहाँ पे आना प्रवास कहलाता है। प्रवास के बारे में कक्षा 12 के अंदर भी बहुत विस्तार से भी है, खूब बातें उसमें, जैसे प्रवास के बारे में भी है, जैसे आप्रवास, उत्प्रवास क्या होता है, उद्गम गंतव्य प्रवास में क्या होता है, ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में अपन बात करते हैं। प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब जो अपने प्रवासी पक्षी आते हैं कुछ विदेशों से, ठीक है, प्रवासी पक्षी, एग्जाम्पल देता हूं कुछ के मैं आपको। प्रवासी पक्षी बस इतना ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑस्प्रे, ठीक है, ऑस्प्रे, फ्लेमिंगो, कर्लियो, कर्लियो, और लिटिल स्टिंट, लिटिल स्टिंट, ठीक है। ऑस्प्रे, फ्लेमिंगो, कर्लियो, लिटिल स्टिंट, ये कुछ नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी मैं भी एक आपको एक नाम देता हूं, लिटिल स्टिंट। ये थोड़ा विशेष प्रकार का एक पक्षी है, मात्र 15 ग्राम का है। कितने ग्राम का? मात्र 15 ग्राम का ये पक्षी है, जो कि कहां से आता है? आर्कटिक प्रदेश से। कहां से? आर्कटिक प्रदेश से आता है, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके। आर्कटिक प्रदेश से आता है 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके सर्दियों में अपने भारत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है लिटिल स्टिंट के बारे में। ऑस्प्रे, फ्लेमिंगो, कर्लियो, लिटिल स्टिंट, मात्र 15 ग्राम का ये पक्षी है। सर्दियों में भारत आता है कहां से? आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव के पास से आता है, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके, वो भी उड़ते हुए। ऐसा नहीं कि वहां से फ्लाइट ली और सीधा लैंड भारत के अंदर, उड़ते हुए आता है सर्दियों के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब आता है? विंटर में, सर्दियों में। देख लो आप, ऐसे बहुत सारे प्रवासी पक्षी, अपने जयपुर में सांभर झील है, वहां पे भी प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। एक आपको एक नाम और देख लो आप, पिनटेल बतख, एक नाम और है पिनटेल बतख। ये भी क्या है? एक प्रवासी पक्षी है। आपसे पूछ ले भाई कुछ प्रवासी पक्षियों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो ऑस्प्रे, फ्लेमिंगो, कर्लियो, लिटिल स्टिंट, पिनटेल बतख, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली प्रवासी पक्षी के साथ की। यानी कि आज की कक्षा में हमने क्या जाना? भारत की जलवायु के बारे में, भारत की वनस्पति के बारे में, भारत की वन्य प्राणियों के बारे में जाना पड़ने, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो ये अध्याय है वो होता है समाप्त, ठीक है। और अध्याय के साथ साथ अपनी जो कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक है वो भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम किसी नई क्लास की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप इस कक्षा में नए थे तो अब से पहले की जो हमने 7 क्लास ली, 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा,
उसकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आप चैनल से भी उस प्लेलिस्ट में जाके जुड़ सकते हो और अच्छे से कक्षा 6 की ज्योग्राफी को बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, नोट्स आदि के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई कक्षा में नई शुरुआत के साथ, एक नए आगाज के साथ, एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेज के साथ। धन्यवाद।